तो आदाब, सलाम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है ट्रूथ तक के इस नए एपिसोड में। आज की जो कहानी है वो कहानी इतनी अजीब है और इतनी भयानक है कि इसमें जो कत्ल करने का जो तरीका है कि वो बिल्कुल ही अलग है। उसकी मिसाल और उसका एग्जाम्पल नहीं मिलता। हाल फिलहाल में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी, चाहे वो नीले ड्रम की कहानी हो या फ्रिज की कहानी हो या कुकर बॉक्स की या बेड बॉक्स की कहानी हो या कुकर की कहानी हो। आप लोगों ने मर्डर करने के तरीके भी अलग अलग सुने होंगे, लाशों को दफनाने के तरीके भी अलग अलग सुने होंगे। आप लोगों ने जो है ये भी सुना होगा कि किसी को गोली से मार दिया। मारने के तरीके भी अलग अलग सुने होंगे, पॉइजन से या लटका करके या फिर गाड़ी के सामने डाल करके या फिर और बहुत सारे तरीके आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल अलग और इसकी मिसाल और इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता। कि इस कहानी में जो कत्ल किया गया है, इस कहानी में जो किया है उसका एग्जाम्पल हमारे देश में तो नहीं मिलता। और इंसान के दिमाग में क्या क्या चलते रहता है, क्या क्या उपज उसकी करता रहता है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। कि अभी एक दो कहानियां निकल करके आई कि एक पति और पत्नी बाइक पर सवार होकर के जा रहे थे कि पीछे से उनके ऊपर हमला होता है। पति भी घायल, पत्नी भी घायल। अब दोनों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पत्नी की हॉस्पिटल में जाकर के डेथ हो जाती है और पत्नी अभी घायल और पति अभी घायल अवस्था में है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस सब का करवाने वाला जो जो है वो खुद पति है। इसका मास्टरमाइंड, इस कहानी का जो असली वो है वो पति ही है। उसी ने ये सब कुछ करवाया है। और उसने ये करवाया इसलिए कि खुद पर भी हमला करवाया वो इसलिए ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो। और फिर दूसरी कहानी ये कि एक पत्नी अपने पति का कत्ल करवाती है और फिर उसकी लाश पर फूट फूट करके रोती है। जब पुलिस उसकी तहकीकात करती है और पुलिस को पत्नी का जो मोबाइल है पुलिस के जो जब हाथ लगता है तो सारा मामला निकल करके सामने आता है। अब पत्नी जो है वो पुलिस की हिरासत में है और पत्नी अब सचमुच रो रही है क्योंकि वो जेल में है। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है मैसूर की। बहुत अच्छी जगह है मैसूर। ये कहानी है वहां से 55 किलोमीटर दूर बेलूर की। कि वहां पर दो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं, एक लॉज के अंदर जाते हैं और वह अपना इंट्रोडक्शन पति पत्नी के रूप में कराते हैं। सिद्धू राजन उम्र 24 साल और दर्शिता उम्र 22 साल। ये वहां का एक लॉज है, RJSR SJRS। उस लॉज में जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं पति पत्नी के तौर पर। वहां पर एक कमरा लेते हैं और अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और आईडी कार्ड दिखा करके अपनी एंट्री रजिस्टर में करवाते हैं और उसके बाद में उनको कमरा मिल जाता है। उसके बाद वो कमरे में जाते हैं। लॉज में जो जाने का उनका वक्त था उस वक्त करीब 12 बजे थे। जब वो लॉज में एंटर हुए थे तो वो कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद में जो सिद्धू राजा है वो करीब 2 बजे कमरे से निकल कर के रिसेप्शन पर आता है और होटल के जो लॉज का जो स्टाफ है उनसे पूछता है कि हमें खाना खाना है। अब जो लॉज है उसमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है तो लॉज के जो स्टाफ है वो कहता है कि यहाँ पर बराबर में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, आप वहां से खाना लेकर के आ जाएं, आपको वहां अच्छा खाना मिल जाएगा। तो सिद्धू राजन वहां जाता है। सिद्धू राजन उसके बाद में करीब 45 मिनट में वापस आता है। 2 बजे
लॉज से वो खाना लेने के लिए गया था और 2:45 बजे के करीब वो लॉज वापस आता है। लॉज वापस आने के बाद में वो कमरे की तरफ जाता है। कमरा नंबर 116 जो उन्हें अलॉट हुआ था, जो लॉज में उनको दिया गया था, वो कमरा नंबर 116 की तरफ जाता है और वहां जाकर कमरे का दरवाजा जो है खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर भागा हुआ, घबराया हुआ रिसेप्शन पर आता है। वहां जाकर के रिसेप्शन पर जो स्टाफ बैठा हुआ था उससे कहता है कि भाई मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है और अंदर से मेरी पत्नी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो कमरे का दरवाजा जो वो अंदर से लॉक है, तो आपके पास मास्टर की होगी तो आप जाकर के कमरे का दरवाजा खोल दें। तो वो स्टाफ है, जो रिसेप्शन पर जो स्टाफ बैठा हुआ था, वो जाता है और सिद्धू राजन वो कमरा खोलता है। और कमरा खोलने के बाद में जब कमरा खुलता है, कमरे का दरवाजा जब खुल जाता है, तो स्टाफ जो है, लॉज का जो स्टाफ था, उसकी नजर बेड पर पड़ती है और बेड पर और सिद्धू राजन दोनों की नजर बेड पर पड़ती है। और जैसे ही उन दोनों की नजर बेड पर पड़ती है तो दोनों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वहां का मंजर ही ऐसा था कि बेड पर एक लाश पड़ी हुई है और बेड पर खून ही खून है, दीवारों पर खून की छींटें हैं और फर्श पर खून बिखरा हुआ है और इधर उधर मांस के अंश बिखरे हुए हैं। और जो लाश सामने पड़ी हुई है उसके चेहरे पर एक खाली पंसा है कि यूं समझिए आप तो उसका ऊपर का चेहरा बिल्कुल था ही नहीं। तो स्टाफ देख करके घबरा जाता है कि उसने इससे पहले ऐसी लाश नहीं देखी। तो स्टाफ घबरा करके वहां से भागता है और सिद्धू राजन जो है उसका रो रो कर बुरा हाल है। अब सिद्धू राजन जब स्टाफ और आ जाता है लॉज का, तो सिद्धू राजन कहता है कि मेरी बीवी चार्ज फोन पर लगा करके उसके बाद बात किया करती थी, हो सकता है फोन फट गया हो और उसके साथ यह हादसा हो गया हो। तो जब वो स्टाफ वहां जाता है, होटल का स्टाफ, तो वहां देखते हैं कि मोबाइल पड़ा हुआ है और एक जिलेटिन है जिससे विस्फोटक सामग्री बनती है, वो स्टील की रॉड की एक शक्ल में है, उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वो सब वहां देखते हैं। उसके बाद में राजन कहता है, सिद्धू राजन कहता है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूं। तो इतने में लॉज का जो मैनेजर था वो आ गया। मैं लॉज का मैनेजर कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पुलिस केस है, ये क्राइम का केस है, ये मर्डर का केस है और हादसा भी हो सकता है। क्योंकि राजन बार बार ये कह रहा था कि ये फोन पर बात किया करती थी चार्ज पे लगा करके, और वहां फोन एक फटा हुआ पड़ा भी था। इतने में मैनेजर जो है वो पुलिस को फोन कर देता है और सिद्धू राजन को जो है लाश को ले जाने नहीं देते स्टाफ के लोग। तो पुलिस आती है और पुलिस आकर के जब देखती है लाश का हाल, जो लाश वहां पर पड़ी हुई थी, तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख करके, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी लाश देखी नहीं थी कि चेहरा ऊपर से बिल्कुल गायब था और इधर उधर खून की छींटें, फर्श पर खून, बेड पर खून ये पड़ा हुआ था। उसके बाद में सिद्धू राजन फिर बार बार यही कहता है कि मेरी बीवी फोन पर बात करती थी चार्ज पे लगा करके, हो सकता है ये फोन फट गया हो। तो पुलिस भी जब देखती है तो पुलिस इस बात को रूल आउट नहीं करती और पुलिस लाश को जो है वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देती है। उसके बाद में फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है और पूरे कमरे की जांच करती है और वहां से वो सामान जो पड़ा हुआ था वो कलेक्ट करती है। तो सिद्धू राजन बार बार फिर यही कहता है कि मेरी बीवी फोन पर चार्ज पर लगा के फोन पर बात किया करती थी, तो उसके साथ यह हादसा ऐसा ही हुआ है। तो फॉरेंसिक टीम ने भी जो है अभी कुछ थ्योरी नहीं निकाली थी, वो भी इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है।
लेकिन फॉरेंसिक टीम में एक शख्स, उसकी नजर पड़ती है कि एक 2 मीटर लंबा तार पड़ा हुआ है, वायर, और एक जिलेटिन जो स्टील की रॉड की शक्ल में उसके छोटे छोटे टुकड़े वहां पर पड़े हुए थे। उसकी नजर उस पर पड़ती है और वो उन सारी चीजों को उठाता है। उठाने के बाद वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या मामला है कि यहाँ पर ये 2 मीटर लंबा वायर पड़ा हुआ है। और ये, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को ये सारी चीजें पता थी कि जिलेटिन ये विस्फोटक बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए ये सारी चीजें काम आती हैं, तो वो उन सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद में फिर जिस शख्स ने ये सारी चीज देखी थी, उसको एक विदेश का कोई एक बात उसको याद आती है, और वो कहता है कि माउथ बम, के मुंह में रखकर फटने वाला बम, माउथ बम, के उसको मुंह में रख करके फाड़ दिया जाए, कि ये तो ऐसा कुछ लग रहा है। उसके बाद में पुलिस टीम जो है वो सारी चीजें वहां से कलेक्ट, फॉरेंसिक टीम वहां से कलेक्ट करती है सारी चीजें, और फॉरेंसिक टीम जो है वो पुलिस वालों से कुछ बातें करती है। और उसके बाद में पुलिस वाले जो है सिद्धू राजन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला शक जो था वो सिद्धू राजन पर ही था, क्योंकि ना तो उससे पहले कोई उस कमरे में गया था, ना उसके बाद कोई उस कमरे में गया था। तो सबसे पहला जो शक था वो सिद्धू राजन पर ही था। तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है सिद्धू राजन को और उससे पूछताछ शुरू करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सिद्धू राजन फिर उसके बाद सारी कहानी बताता है। तो कहानी ये थी, सिद्धू राजन बताता है कि मैं और जो दर्शिता है, हम दोनों पति पत्नी नहीं है। दर्शिता की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और इसका एक बच्चा भी है। इसकी शादी केरल में हुई है, लेकिन हम दोनों का जो अफेयर है, हम दोनों जो का प्यार है, ये शादी से पहले का है। हम दोनों शादी से पहले प्यार करते थे, पहले से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दर्शिता के घर वालों से मैंने बात भी की, लेकिन दर्शिता के घर वाले नहीं माने और हमारी शादी नहीं कराई, और दर्शिता की शादी जो है केरल के एक लड़के के साथ करा दी। अब दर्शिता जो है केरल चली गई, और केरल जाने के बाद में अब काफी लंबे अरसे के बाद केरल से लौटी है। तो जब दर्शिता केरल से लौटी तो मैंने दर्शिता से कहा कि बहुत लंबा इंतजार हो गया, अब तुम ऐसा करो, अपने पति को तलाक दे दो, अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तो दर्शिता कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं अपनी जिंदगी में, तुम भी आगे बढ़ जाओ और ये सारी चीजें छोड़ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन सिद्धू राजन को ये बात समझ में नहीं आती, और सिद्धू राजन जो है उसको बार बार कन्विंस करने के लिए ये बात करता है, और दर्शिता जो है बार बार मना करती है। तो सिद्धू राजन ने एक प्लान जो है और भी तैयार कर रखा था, एक प्लान बी तैयार कर रखा था, कि अगर पहले वाले प्लान अमल नहीं करता तो दूसरे प्लान बी पर अमल करेंगे। तो फिर तारीख आती है 23 अगस्त की। 23 अगस्त वाले दिन सिद्धू राजन जो है वो दर्शिता से कहता है, चलो वहां एक मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो दर्शिता भी अपने घर वालों को झूठ बोलती है और घर वालों से कहती है कि मैं किसी सहेली के यहाँ मिलने जा रही हूँ। तो दर्शिता घर वालों को झूठ बोल करके वो सिद्धू राजन के साथ आ जाती है। तो सिद्धू राजन पूरे रास्ते उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन दर्शिता बार बार इनकार कर रही थी। दर्शिता बार बार यही कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद में सिद्धू राजन उसको पूरे रास्ते यही बात करते हुए आता है। फिर वो लॉज आते हैं। लॉज में आने के बाद में फिर सिद्धू राजा फिर कहता है कि एक आखिरी कोशिश और करके देखते हैं, हो सकता है दर्शिता मान जाए। फिर उसने सोच रखा था कि अगर दर्शिता नहीं मानेगी तो फिर प्लान बी पर अमल करेंगे।
प्लान बी ये था कि अगर दर्शिता ने जो है मान गई तो ठीक है, नहीं तो प्लान बी उसने ऐसा तैयार किया था, उसने एक बम बना रखा था। उसने ये सारी चीजें पहले ही सोच रखी थी, अगर दर्शिता मान गई तो ठीक है, नहीं तो उसने इसके ऊपर बड़ी दिनों से उसकी तैयारी चल रही थी, उसको एक बम बना रखा था। और बम ऐसा बना रखा था उसने, ऊपर जो केमिकल के ऊपर जो रिसर्च की थी, वो सारी चीजों के ऊपर बड़ी रिसर्च करके उसने ये सारी चीजें बनाई थी कि बम इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि बम छोटा भी हो और आवाज भी कम आए उसकी। तो उसने ऐसा ये सब कुछ बना रखा था और बना करके वो सारी चीजें उसने तैयार कर रखी थी। उसके बाद वो लॉज पहुंचते हैं। लॉज में जाने के बाद 1 घंटे तक वो उससे दर्शिता को फिर कहता है, लेकिन दर्शिता नहीं मानती। उसके बाद वो दर्शिता के पहले हाथ बांधता है, फिर पैर बांधता है और उसको बेबस करके बेड पर लिटा देता है। फिर जो उसने जो बम बनाया था, फिर उस बम को वो दर्शिता के मुंह के अंदर डालता है। और उसने वो जो बम बनाया था वो ऐसा बनाया था कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, मोबाइल से डेटोनेटेड होकर के वो बम उसने बनाया था कि मोबाइल से कनेक्ट होकर के ये काम करे। तो उसके बाद में वो बम को दर्शिता के मुंह के अंदर रख देता है, खिड़की बंद करता है। दरवाजा तो पहले ही बंद था। कमरे के अंदर टीवी की वॉल्यूम को तेज कर देता है ताकि बाहर किसी को आवाज ना जाए। उसके बाद खुद बाथरूम में दूर वहां से बाथरूम में चला जाता है और वहां से जाकर के वो मोबाइल से तो कनेक्ट था ही, वो वहां से जाकर के उसको मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद, बाथरूम में जाने के बाद वो मोबाइल से उसको उसकी बटन दबा देता है। और देखते ही देखते दर्शिता का चेहरे का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम से निकलता है और निकलने के बाद देखता है कि दर्शिता की सांसें चेक करता है, लेकिन दर्शिता की वहीं पर डेथ हो गई थी और चारों तरफ खून था। उसके बाद में वो सारी चीजें वहां से वो करता है और उसके बाद में 2 बजे के करीब वो कमरे से निकलता है और जोर से दरवाजा बंद करता है। और निकलने के बाद में वो स्टाफ से जाकर के कहता है हमें खाना चाहिए। और उसके बाद में वो 2 आदमियों का खाना लेकर के भी आता है ताकि उनको ये शक ना हो। हालांकि उसे पता है कि मैं एक कत्ल कर चुका हूं, लेकिन वो साथ में 2 का खाना लेकर के आता है ताकि स्टाफ गवाह रहे इस बात का। तो वो सारी बातें होती हैं। उसके बाद में फिर वो दरवाजे खोलने का वो करता है कि स्टाफ अगर साथ में जाएगा तो वो भी गवाह रहेगा, क्योंकि अगर स्टाफ जाएगा तो वो भी सब साथ में देखेगा, तो वहां जाकर के इस बात का गवाह रहेगा कि हमारे सामने ही निकला था और उसके बाद हमारे सामने ही अंदर गया है और ये सारी चीजें इससे पहले ही हो गई थी। तो ये अपना जुर्म कबूल करता है, ये सारी बातें। तो पुलिस ये सारी चीजें जब सुनती है तो अब जो वो सारी चीजें 2 फुट का जो 2 मीटर का जो वायर था और वो सारी चीजें जो जेलेटिन वहां पड़ा हुआ था, इन सारी चीजों से फॉरेंसिक टीम को जो है शक हुआ और उसके बाद में उससे पूछताछ हुई। अब जो है सिद्धू राजन वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है। और टीम ने जो है वो सारी जो चीजें कलेक्ट की थी उसको लैब भेज दिया है। भेजने के बाद में अब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में सारी चीजों का खुलासा होगा। तो ये आज की कहानी थी कि इंसान के दिमाग में नई नई चीजें, नई नई उपज चलती रहती है। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।